हो पाए, ठीक है। बस मोटिव यही है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी एजुकेशन जर्नी कैसी रही और कैसे आपको माइंड में आया कि केएस ही करना है या यूपीएससी में ही जाना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आई कुड find myself in the list at the right time. It is very honor for me to be here, to be invited by the library. I thank Irfan साहब, शाफिर साहब। मेरी एजुकेशन जर्नी जो है स्टार्टेड, मैंने लोकल स्कूल से 10th किया हुआ है और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल बड़गाम से 12th और बीटेक हिमाचल प्रदेश से की। ड्यूरिंग माई बीटेक लास्ट ईयर मुझे इसके लिए पैशन डेवलप हो गया सिविल सर्विसेज के लिए, नॉट जस्ट केएस बट यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए भी। बट ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैड टू कंटिन्यू माई स्टडीज एंड गो फॉर फर्दर हायर स्टडीज, पीजी मास्टर्स इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स में कंप्लीट किया 2017-18 और फिर मैंने तैयारी स्टार्ट की इसके लिए। 2018 में पहला केएस एग्जाम दिया, उसमें इंटरव्यू कॉल आया, उसके बाद फिर 4 इंटरव्यू कॉल्स आई, ये चौथा इंटरव्यू कॉल था मेरा। एंड अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि इसमें मैंने क्वालिफाई किया। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग जर्नी फॉर मी, लॉन्ग स्ट्रगल फॉर मी, बट आई बिलीव, आई होप एंड आई प्रे कि आपके लिए इतना लॉन्ग जर्नी ना हो और इतना स्ट्रगलिंग जर्नी ना हो। और मैं कुछ अपनी इनसाइट्स स्ट्रेटजी आपको आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो वन ऑन वन मोस्टली होगा, बिकॉज इसका मोटिव ही आप क्वेश्चन करें और मैं आंसर दूँ। बिकॉज मैं अपनी तरफ से जो भी बोलूँगा आपको समझ नहीं आएगा या आप उसको फॉलो अप नहीं कर पाओगे। इस सेशन का मोटिव यही रहेगा कि ये मोस्टली वन ऑन वन रहे, ताकि जिसके भी जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, तो वो टेलर मेड आंसर दे सकें उसके। थैंक यू उमर साहब। मुझे लगता है सबसे पहले तो मैं ही स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन से, क्योंकि मैं भी खुद एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ जो भी आपने इसमें अचीव किया है, ठीक है। सबसे पहले जो होता है एक एस्पिरेंट के लिए जो एस्पायर करता है जीकेएस बनने के लिए या इस एग्जाम, इस प्रेस्टिजियस एग्जाम की तैयारी करने के लिए, सबसे पहला जो पॉइंट होता है इनके कि हाउ टू गेट ए गुड बिगिनिंग। फॉर एग्जाम्पल एक एस्पिरेंट आता है हमारे पास, उसको पता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन कैसे करना है ये उनको नहीं पता है। सबसे पहला ये है कि आपकी एक जर्नी बहुत लेंथी रही है, बहुत स्ट्रगलिंग रही है। कैसे हम अच्छी बिगिनिंग लेके चलेंगे ताकि हमें इतना टाइम नहीं लगे, हमें जल्दी से चीज़ें खत्म हो जाए, सिलेबस खत्म हो जाए, ताकि जल्दी से हम सीख सकें और विद इन 1 और 2 ईयर्स हमारा एक क्रैक हो जाए। यही इन शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि अच्छी बिगिनिंग, इस एग्जाम को कैसे अच्छे से बिगिन कर सकते। ये सुनने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि अच्छी बिगिनिंग कैसे कर पाए। आई बिलीव एंड आई होप कि आप सब यहाँ पे सारे जो है आप सब ने डिग्री कंप्लीट की है, बट रिसेंटली डिग्री कंप्लीट की है, मतलब 1 या 2 साल हो गए होंगे। इस फील्ड में अगर किसी के पास मतलब किसी का एक पैशन है कि मैं सिविल सर्विसेज में आ जाऊँ, तो उसका सबसे पहला और मेन कंडीशन ये है कि यू विल हैव टू एक्सेप्ट रियलिटी कि मुझे अपनी लाइफ के मिनिमम 2 ईयर्स एंड मैक्सिमम 3 या 4 ईयर्स उसको देने हैं इस फील्ड में, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बिकॉज अगर आप एक ही साल में भी मतलब सिलेक्शन हासिल कर पाते हो, उस मतलब एग्जामिनेशन प्रोसेस को भी 2 साल मिनिमम लगते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि मिनिमम 2 to 3 ईयर्स आपको अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट 3 ईयर्स, बिकॉज इस टाइम यू आर ऑल एट योर पीक, आप सब अपने पीक पे हो, तो ये 3 ईयर्स आपको देने हैं। बट कैसे प्रिपरेशन कैसे करनी है? ये 3 ईयर्स इफेक्टिवली इक्वल टू 3 ईयर्स होने चाहिए, ना कि आप एक दिन में 1 घंटा पढ़ोगे, वो तो ज़ाया हो गया पूरा दिन। एक दिन में आप 2 घंटे या आधा घंटा पढ़ोगे, दूसरे दिन कुछ नहीं पढ़ोगे, तीसरे दिन 4 घंटे पढ़ोगे, तो डेट विल नॉट अमाउंट इफेक्टिवली 2 to 3 ईयर्स। यू हैव टू मेक ए स्टडी प्लान इसके लिए। एक मतलब ये क्लिनिकल एक्सरसाइज, ये मतलब लक क्या या चांस के मतलब एग्जाम दे दिया, प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम्स चांस, ठीक है, बट मेन वेरी मतलब ट्रिकी एंड क्लिनिकल एक्सरसाइज मतलब बारीकी सारा मतलब क्वालिफाई करो, ठीक है। एक तो स्टडी प्लान बनाना है, अपना जो टाइम है उसको छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड करना है एंड सिलेबस का मतलब कोई भी पार्ट आप लो उस सब पार्ट में सब टाइम में उसको कवर करना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको डिसिप्लिन। मैं तो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करता था, बिकॉज मुझे मेरा चौथा अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने भी मतलब अपने 8-8 घंटे दिन में स्टडी किया था, फिर दूसरे अटेम्प्ट में 6 घंटे 4 घंटे 5 घंटे होता था, बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑल्सो। तो अभी मेरे से नहीं हो पाता था बिकॉज ऑफिस की तरफ से प्रेशर था। बट यू आर यंग, आपके बैक पे कोई प्रेशर नहीं है कि आप वो चीज़ करो ये चीज़ करो। आपको घर वालों ने इधर भेजा है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए, घर वालों ने भेजा है, खुद आए हो, बट आप यहाँ पे एक ही मकसद के लिए आए हो, आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप यहाँ पे पढ़ाई 10 घंटे करते हो या 8 घंटे करते हो, वो 8 घंटे इक्वल टू 8 घंटे होने चाहिए। 8 घंटे की पढ़ाई वो होनी चाहिए। डिसिप्लिन मेंटेन करना है, अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सा काम मैं इस टाइम में करूँगा।
और कौन सा काम 1 घंटे में निपटाना है। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो सुबह, इट शुड बी कम्प्लीटेड इन 45 to 1 hour, 45 मिनट्स to 1 hour, तो वो 1 घंटे में होना चाहिए, उसको 2 घंटे नहीं लगने चाहिए। आप बाहर निकलोगे फ़ोन करने के लिए, फिर किसी का मैसेज पढ़ोगे, दैट विल ईट अप योर टाइम। तो वो टाइम जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, इस टाइम को आप अगर यूटिलाइज करोगे, आप मतलब बहुत यंग हो, 20, 21, 23 की एज के सारे, तो आपकी एनर्जी आपकी मतलब पर्सनल डेवलपमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम, और आपकी फैमिली की भी, और मतलब हमारे एज अ नेशन, यू आर यूथ, तो आपका टाइम वेस्ट होता है तो वो सबका टाइम वेस्ट होता है। सुशन योर टाइम वेस्ट है क्या? सो फोकस, डिसिप्लिन, और अपना 100% एफर्ट देना, बाकी अल्लाह पे छोड़ देना। आप अपना 100% कैसे दोगे कि मुझे 1 घंटे में न्यूज़पेपर पढ़ना है, 1 घंटे में आप न्यूज़पेपर पढ़ो। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, लिंक्स कैसे करना है, मेल्स कैसे करना है, इंटरव्यू कैसे तैयारी करनी है। जनरली आपको बता रहा हूँ कि न्यूज़पेपर अगर आपको 45 मिनट्स से 1 आवर में पढ़ना है, तो वो 1 आवर में कंप्लीट होना चाहिए। आपको मॉक टेस्ट करना है, मॉक टेस्ट को 2 या 3 घंटे लगते हैं, तो उसको 3 घंटे ही लगने चाहिए। आप फिर ब्रेक ले सकते हो, इंपॉर्टेंट है ब्रेक लेना भी, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ जो है बहुत मतलब उस पर इम्पैक्ट पड़ता है बहुत। तो ब्रेक्स भी लेना है, वॉक्स भी करनी है, कन्वर्सेशन विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वो आप घर वालों के साथ बात कब करोगे, फ्रेंड्स के साथ बात कब करोगे, वो आपको प्लान करना है, वो आपको अकॉर्डिंगली अपनी स्टडी मतलब जो टाइम टेबल होगा उसमें उसको फ्रेम करना है, फिट करना है। आपको बहुत मतलब मेरा एक ही मतलब आपके लिए एक वो मैसेज रहेगा कि यू हैव टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड एंड फोकस्ड। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूँगा कि 12 घंटे, 13 घंटे या 14 घंटे पढ़ो, आप सो जाओ, आप 3 या 4 घंटे के लिए सो, ऐसा नहीं है। आप 8 घंटे भी दोगे या 6 घंटे भी दोगे, बट वो 6 घंटे इक्वल टू 6 आवर्स होने चाहिए। आपको अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करना है, बिकॉज आप पे कोई प्रेशर नहीं है घर वालों की तरफ से कि आप काम करो और हमारे कमा के लाओ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मतलब हमारे लिए था, फर्स्ट आपके लिए है या किसी और के लिए, आप यंग हो, आपसे वो एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो आपका टाइम टेबल फॉलो होना चाहिए एवरी डे। आप संडे ब्रेक रखो, वो ब्रेक ले लो आप, बट मंडे जो टाइम टेबल होगा वो टाइम टेबल आपको फॉलो करना है डिसिप्लिन वे में। आप ब्रेक्स रखो आराम से, 1 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आप ले सकते हो, बट 1 घंटे आपको पढ़ना है अच्छे से। जो टॉपिक आपने सुबह, मैं जानता हूँ ये डिफिकल्ट है, बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट है, बट जो पास होते हैं वो फॉलो करते हैं इसको, मतलब इसमें कोई वो नहीं है। जो फॉलो नहीं करेगा, इसको डिसिप्लिन नहीं रहेगा, अपना 100% एफर्ट नहीं देगा, वो कोई ना कोई मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट या दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट के बाद वो डिजेक्ट होगा, डिमोटिवेट होगा, वो नहीं कर पाएगा। फिर जो पहले से ही मोटिवेशन रखेगा, प्रायोरिटाइज करेगा अपने टाइम टेबल को या स्टडी प्लान को, ही विल क्वालिफाई इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ अल्लाह। हम सिर्फ अपना एफर्ट दे सकते हैं, वी कैन ओनली वर्क हार्ड, बट रिस्क देने वाला वो सबको पता है, वो अल्लाह ताला है। तो मैंने यही माना है कि यहाँ यही एक्सपीरियंस किया है, यही लेसन मुझे मिली है कि यू हैव टू बी डिसिप्लिन, यू हैव टू गिव योर 100%। आपकी मतलब एबिलिटी के हिसाब से आपका 100%, कोई किसी का 100% हो सकता है कि वो दिन में 12 घंटे पढ़ सकता है, जो पढ़ा आपको बचा होगा, किसी का 100% होगा मतलब ये ज़्यादा ऐसा कभी के घंटे पढ़े। तो आप अपना 100% दो, उससे क्या होता है कि आपके दिल में एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी, योर हार्ट विल बी वेरी हैप्पी कि आई गिव माई 100%, वट एवर माई एबिलिटीज आर, वट एवर माई कैपेबिलिटीज आर, आई गिव इट टू दिस एग्जामिनेशन, नाउ माई रिजल्ट इज इन हैंड्स ऑफ सम नेशनल एंटिटी, अल्लाह ताला। तो अब ये मेरे हाथ में नहीं है, मैंने 4 इंटरव्यू दिए, 4 बार मैंने रिजल्ट देखा, 3 बार मैं फेलियर देखा मैंने। तो ये पिछले 3 साल मैंने 3 बार मैंने रिजल्ट खुद ही चेक किया। तो शाम उस रिजल्ट यवं शांत pats osu garke hekan meni hiç olsa şan patır olmuşum radas usu şare rozan labın hava mazdır. But सुबह क्या करता था मैं, वो पिया ना बुक्स पढ़ा उसको किया मतलब ताकि दोस्तों पढ़ा किया, बट मैं बुक्स फिर से लाता था और नजर लाता था ऊपर से, ताकि मेरा जो पढ़ने का हैबिट है वो खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो अपने टाइम को अपनी स्टडीज के साथ प्रायोरिटाइज आपको करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप फ्रेंड्स के साथ भी बात करो, 10 मिनट के बजाय 15 मिनट बात करो उनके साथ। आप खाने में 10 मिनट के बजाय 15 मिनट लो, बट जो टाइम आपने पढ़ाई के लिए मखसूस रखा है वो टाइम आप फ्री दे दो उस चीज़ के लिए, वो टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। फिर स्ट्रेटजी में आगे बताऊंगा। So, a good beginning is all about discipline, consistency and patience. In addition to effectivity. होता क्या है कि अच्छे भाषा 10-12 घंटे पढ़े मगर effectivity आसान ज़्यादा रहना है। तो उमर साहब का कहना यह है कि अगर आप 8 ही घंटे पढ़ते हैं तो वो वाकई में 8 घंटे होने चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट फॉलो क्वेश्चन है होगा हमारा, वो सबका होगा मुझे लगता है, जो भी ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं हमारे पास यहाँ पे। कीपिंग इन व्यू द लेंथ, ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ द सिलेबस। एक फ्रेशर जब इस सिलेबस को देखता है, मुझे लगता है सबसे पहले तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम इस सिलेबस को समझ नहीं पाते हैं। इतना ऐसा है नहीं कि ये इतना टफ है या रॉकेट साइंस है कि हमें समझ नहीं आएगा। तो उस चीज़ को सिलेबस इन चीज़ों को लेंथ और इस डेप्थ को कैसे हम डिसिफर कर सकेंगे, एक फ्रेशर के लिए क्वेश्चन होगा।
ऑनेस्टली आई स्टिल हैव नॉट डिसाइडेड बट बिकॉज मतलब ऑनेस्टली किसी को पता नहीं होगा कि हम सिलेबस को इतने वास्ट सिलेबस को कैसे डिसाइड करें कैसे ब्रेक करें बट आप क्या कर सकते हो हर एक टॉपिक जो है सिलेबस का उसको आपने स्टडी करना है अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा मैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ पाता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं वो एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ पाते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा मैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट कर सकता हूँ। मैं उसी के 3 या 4 चैप्टर्स या 5 चैप्टर्स या 6 चैप्टर्स कर लूँगा। आधे क्या करेंगे वो 3 सब्जेक्ट्स के 2-2 चैप्टर कर लेंगे बट इफेक्टिवली इशू वाला तो नहीं पाता ना। तो सिलेबस बहुत वास्ट है, इसके लिए मिनिमम 1.5 साल का प्रिपरेशन, सिर्फ प्रिपरेशन। ये नहीं कि आप अभी नोटिफिकेशन निकल गई तो 17 नवंबर का एग्जाम है तो आपने 2 महीने पहले स्टार्ट किया पढ़ना तो यू आर गुड विद प्रीलिम्स, तो आप गए प्रीलिम्स निकाला तो आप क्वालिफाई कर पाओगे। वो बहुत रेयर चांस है, 100 में से वो 0.01% चांस है कि वो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस के लिए क्या है कि यू विल हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट। तो फिर वो 1 साल जो है उसी 1 साल में आपने मेंस के लिए भी तैयारी करनी है, ऑप्शनल भी तैयार करना है और प्रीलिम्स के लिए भी करंट अफेयर्स एक्स्ट्रा तैयार करना है। ठीक है, आवर सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू सम सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर एंड देन इकोनॉमी और क्या है एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, ये डिवीजन वहीं से दिया हुआ है, मतलब उन्होंने ब्रेड वहीं से लेंथ और ब्रेड वहीं से दी हुई है। ठीक है, लेंथ और ब्रेड हो गया कि GS 1, 2, 3 में अलग अलग सब डिविजन। डेप्थ कितना डीप जाना है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है और ये डिपेंड करता है कि जो प्रीवियस, इसीलिए बोलते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो हमेशा सबसे पहले इंसान करना चाहिए, देखना चाहिए कि अगर ये टॉपिक से फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट से क्वेश्चन आया है तो किस डेप्थ तक गए हैं वो, उन्होंने क्या पूछा है, किस एक्ट के अंडर आता है, कौन सी बॉडी इसको देखती है या इसकी स्टेज क्या क्या है, तो कितने डीप क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल या कोई टेक्नोलॉजी का कोई क्वेश्चन है, क्रिस्पर कैस का कोई क्वेश्चन है तो उन्होंने सुपरफिशियल क्वेश्चन पूछा है, डीप पूछा है कि इसमें कौन सा जीन कैसे एडिट करना है या मतलब जेनेटिक लोकेशन बताई है, तो उस हिसाब से आपको डेप्थ पता चलेगी। प्रीलिम्स में यू विल हैव टू गो अ लिटिल बिट डीप बिकॉज प्रीलिम्स थोड़ा सा उसमें आपको एज भी है बिकॉज करंट अफेयर्स मोस्टली आता है आजकल 30-40 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के ही आते हैं, केएस में भी और यूपीएससी में भी। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक किसी इंस्टीट्यूट का करंट अफेयर्स आप फॉलो कर सकते हो और उसके बाद उसी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, ठीक है, दैट इज एनफ फॉर करंट अफेयर्स। एक तो करंट अफेयर्स बुकलेट जो मंथली होती है इन कंजक्शन विद योर न्यूज़पेपर मैं नहीं बोलूँगा कि आप नोट्स बनाओ बिकॉज मैंने खुद नोट्स नहीं बनाए कभी न्यूज़पेपर के, तो मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा। कोई सजेस्ट करेगा दैट्स ऑल्सो वेल एंड गुड बट मैंने नहीं किया वो, तो मैं उस पर आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। बट न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, नोट्स बनाओ ना बनाओ पढ़ना बहुत जरूरी है, स्पेशली जो हेडिंग्स, आजकल हेडिंग्स में एक हेडिंग होती है फिर दूसरी सब हेडिंग होती है उसके नीचे, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन उन सब हेडिंग से भी निकल जाते हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट है, प्लस जो आपका PT 365 किसी भी इंस्टीट्यूट का, स्पेशली जो आजकल देखते हैं PW ओनली IAS का या विजन IAS का, वो करंट अफेयर्स मैगजीन और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज हो गया करंट अफेयर्स, वहाँ की डेप्थ उन्होंने खुद ही जान ली है कि डेप्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने उसी डेप्थ से वो करंट अफेयर्स बनाया होता है। स्टैटिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है NCERT बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एटलीस्ट 2 to 3 रीडिंग्स ऑफ NCERT इज नेसेसरी। नोट्स बनाओ नहीं बनाओ, क्योंकि मैंने खुद नोट्स नहीं बनाए थे किसी भी सब्जेक्ट के अपार्ट फ्रॉम ऑप्शनल, तो बट NCERTs आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जामिनेशन। मोस्टली आजकल के क्वेश्चंस NCERT से ही निकलते हैं, 2-3 साल पहले नहीं निकलते थे बट अब NCERT से मोस्टली क्वेश्चन निकलते हैं मेंस में भी, ठीक है, क्योंकि उससे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, इनफैक्ट बढ़ती है उससे, ठीक है। तो NCERT हर एक सब्जेक्ट का, जरूरी नहीं है कि आप 6 से पढ़ लो, 9, 10, 11, 12, जैसे ज्योग्राफी के लिए 9, 10, 11, 12, इसी तरीके से एनवायरनमेंट के लिए साइंस की बुकलेट वो 11 12 क्लास की, पॉलिटी के लिए 9, 10 की वो पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, इकोनॉमी के लिए वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो चीज़ NCERTs आर इंपॉर्टेंट, वो बेसिक होना चाहिए। आई होप सबने पढ़ी होंगी NCERTs, राइट। NCERTs इंपॉर्टेंट है, जिसने नहीं पढ़ी है अभी से स्टार्ट करो। अगर किसी ने 1 महीना या 2 महीने पहले पढ़ाई स्टार्ट की है वो ये एग्जाम ना दे जो अभी कमिंग है 17 नवंबर को, वो एग्जाम नहीं देना बिकॉज आप यंग हो, आपका एकेडमिक ज़ाया हो जाएगा। अगर कोई अब एक्सेसिवली खुद पे मतलब वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है जिसको लगता है कि आई कैन डू मोर इन लेस टाइम, तो वो कर सकता है, बट मेरी सजेशन यही रहेगी कि अगर किसी ने 2 या 1 महीना पहले स्टार्ट किया पढ़ाई वो ना दे, पहले 1 साल के लिए अच्छे से पढ़ाई करें।
NCERTs कंप्लीट करो हर एक सब्जेक्ट की। मैं वो लिस्ट बताऊंगा कि कौन से मतलब क्लास की कौन कौन सी NCERT के बाद यू हैव टू रीड स्टैंडर्ड बुक्स। दिस इज स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर एवरीवन, फॉर मी टू इट वाज स्टैंडर्ड प्रोसीजर। मेरे भी सीनियर्स ने मुझे भी यही बताया है कि यू हैव टू डू NCERTs एंड स्टैंडर्ड बुक्स। स्टैंडर्ड बुक्स होगी लक्ष्मीकांत या रमेश सिंह होगी या आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया होगी। सिमिलरली वो स्पेक्ट्रम की बुक होगी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। दीज आर स्टैंडर्ड बुक्स। स्टैंडर्ड NCERTs विल बिल्ड योर फाउंडेशनल बेस, जिसके ऊपर आप अपनी बिल्डिंग फिर स्टैंडर्ड बुक से बनाओगे। एंड साथ में करंट अफेयर्स आप कर ही रहे हो। और जो अभी डिजिटल रेवोल्यूशन आ गया है, तो मैं ये भी बोलूँगा कि इंटरनेट का आप बेस्ट से बेस्ट यूज़ लो, ठीक है। उसको बिकॉज यूट्यूब पे यू कैन सी थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग करंट अफेयर्स एंड ऑल, रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज, मॉक्स एक्स्ट्रा। तो उसका अच्छे से यूज़ करो। यूट्यूब ऑल्सो, यूट्यूब में कुछ वो मैराथन क्लासेस आती हैं और यूजिंग के लिए बेस्ट होती है। मैंने खुद किए हुए PW ओनली IS की। तो जब भी मैं बैठा होता था घर पे या ऑफिस में, मैं वही चैनल खोलता था, तो उस पर 6 आवर्स का पॉलिटी का क्रैश कोर्स है या मैराथन क्लास है, तो मैं वो पढ़ता था, मतलब सुनता था। उससे क्या होता है, जो आपके छोटे मोटे वो टिटबिट्स होते हैं वो ब्रश अप हो जाते हैं जल्द, मतलब इन लेस टाइम। That will also save a lot of your time in revising. Revision is also important. You'll have to revise your things. अगर आप नोट्स बनाते हो तो नोट्स रिवाइज करने हैं, बिकॉज नोट्स बना के उनको रिवाइज ना करना वो कोई फन नहीं है, वो कोई मतलब उसका लाइक है। सो रिविजन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मैंने क्या बताया, NCERTs आर इम्पोर्टेंट बेस। और जैसे मैंने बोला कि डिसिप्लिन के साथ NCERTs को एक वो नहीं देखना है आपने कि वो सप्लीमेंट्री है। NCERTs बेसिक है, बेसिक बुक्स है। सप्लीमेंट्री हमारी स्टैंडर्ड बुक्स है। NCERTs आर बेसिक बुक्स। NCERTs कंप्लीट करो, उनको रिवाइज करना है अच्छे से रेगुलर इंटरवल्स। जिस तरीके का आप टाइम टेबल बनाओगे, फॉर एग्जांपल आपने इस महीने कोई 2 या 3 NCERT बुक्स पढ़ी और साथ में करंट अफेयर्स है, बाकी मॉक टेस्ट या आंसर कोई लिखा, तो नेक्स्ट मंथ नहीं तीसरे मंथ आप उसको रिवाइज जरूर करोगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, रिविजन इज इंपॉर्टेंट। फिर मैंने बताया स्टैंडर्ड बुक्स। स्टैंडर्ड बुक्स आपको पता है स्पेक्ट्रम की है, नितिन सिंघानिया है, एक्स्ट्रा। और करंट अफेयर्स मैंने बोला न्यूज़पेपर के साथ साथ सेकंड दिस PT 365 एंड मेंस के लिए मेंस 365 बाद में, बट प्रीलिम्स के लिए PT 365। और उससे पहले जो मैंने बोला कि 1 साल पहले तैयारी स्टार्ट करनी है, वो मंथली करंट अफेयर्स उसके लिए यूज करना है न्यूज़पेपर के साथ साथ, ओके। ये हो गया ये। फिर इंटरव्यू डिफरेंट सपोज कैंडिडेट क्वालिफाई द प्रीलिम्स एग्जाम, उसके बाद कंफ्यूजन रहता है कि मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करें। क्या हम जब एक बिगिनर होता है पहले ही प्री और मेंस के लिए प्रिपेयर करें, या अलग अलग से पहले प्री प्रिपेयर करें या उसके बाद मेंस करें? तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स का, प्लीज यू मेक क्लियर। ऑप्शनल शुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर प्रीलिम्स। ऑप्शनल प्रीलिम्स से पहले प्रिपेयर हुआ होना चाहिए, उसके नोट्स बने होने चाहिए, उसका रिवीजन भी हुआ होना चाहिए। वो ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है और ये डिजायरेबल प्रैक्टिस भी है। इससे क्या होता है कि जो प्रीलिम्स के बाद 3 महीने या 4 महीने मिलते हैं, उन 4 महीनों में यू कैन इजीली रिवाइज GS 1, 2, 3 एंड 4 एंड ऑप्शनल अलॉन्ग विद ऐसे, ठीक है। तो ऑप्शनल, एटलीस्ट ऑप्शनल शुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर प्रीलिम्स, बिफोर द कंडक्ट ऑफ प्रीलिम्स, एंड ऑल्सो नोट्स उसके बाद बने हुए होने चाहिए ताकि आप उसको रिवाइज करें बाद में। और आंसर राइटिंग के बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आंसर राइटिंग बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। मतलब अगर ये 3 स्टेज जो है, इनमें मुझे सबसे डिफिकल्ट चीज़ अगर लगा कोई, तो डेट इज आंसर राइटिंग एट होम। जब कोई नहीं देख रहा होता है, जब मुझे कोई किसी का डर भी नहीं है, बट उस टाइम पेन उठाना और एक आंसर लिखना, वो मेंटल ब्लॉक को पार करना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मुझे लगता है कि ये सबके साथ होता होगा, है ना, आपके साथ भी, मेरे साथ भी। मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, ये आप इसमें ऐड नहीं करना, मैंने एक टेस्ट सीरीज कोई नहीं लिखी मीन्स, बट आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है। बट अब मैं बताऊंगा थोड़ा सा उसका न्यू वे कैसे बनाना है। फॉर एग्जाम्पल आप NCERT से या स्टैंडर्ड बुक से या करंट अफेयर से कोई टॉपिक पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का टॉपिक पढ़ा, या आपने ऑफिस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा का टॉपिक पढ़ा, कहीं से भी, करंट अफेयर से या स्टैंडर्ड बुक से, ठीक है। आपके पास इसके नोट्स हैं या इसका स्टडी मटेरियल आपके सामने। आप क्या करोगे, आप इस टॉपिक से 6 क्वेश्चन फ्रेम करोगे, 5 W's and 1 H, what, why, where, when and how। एक W में बोल गया, what, why, where, when and how। ये 5 क्वेश्चंस आप फ्रेम करो, और 5 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस, मतलब इंटू मल्टीप्लाई बाय 2, 10 क्वेश्चंस बनाओ इसी टॉपिक से। व्हाट इज द ऑफिस ऑफ स्पीकर, व्हाट इज द टर्म, ऐसे क्वेश्चंस बनाओ, और उनका आंसर एक लाइन मिलेगा, और उसका 1 या 2 पेज बना लो हर एक टॉपिक के लिए। व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द एज ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, व्हाट आर द हाउ इज ही और शी इलेक्टेड, ठीक है। व्हाट आर हिज फंक्शंस एंड रूल्स,
What is the difference between the office of Speaker of Lok Sabha and Vice Chairperson या Chairperson of Rajya Sabha? Similarly, आप राज्य सभा चेयरपर्सन के लिए भी ये क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो. What, why, where, when, how. तो ये क्वेश्चन बैंक बनेगा आपके लिए. बट ये आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है. जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे ब्रेनस्टॉर्म करना है कि एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन शुड कम इनटू दिस. जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, ये कोई भी टॉपिक हो सकता है, तो वो क्वेश्चन आप लिख लो. सिर्फ क्वेश्चन लिखो, फिर उनको आंसर लिखो. 2-3 लाइन में आंसर लिखो उसका. फिर जब उस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन आएगा मेंस में या टेस्ट सीरीज में, मॉक टेस्ट सीरीज में, तो यू विल बी एबल टू आंसर दैट. ये मैंने पर्सनली थोड़ा सा ट्राई किया है एंड इट हेल्प. मैंने आंसर राइटिंग, मैंने पहले बोला कि मैंने आंसर राइटिंग नहीं की है, बहुत कम की है. कभी कभी लिखा है थोड़ा मोड़ा, बट वो 3-4 साल पहले था, 1920 में. 21 के बाद मैंने आंसर कोई नहीं लिखा है, कोई भी टेस्ट सीरीज कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट से नहीं लिए. ओके, बट इट शुड नॉट बी द केस विद यू. आप ऐसे पहले ऐसे करो, आपका जो मेंटल ब्लॉक है वो खत्म हो जाएगा. आपको क्वेश्चन खुद ही फ्रेम करना है इस टॉपिक का और खुद ही आंसर लिखना है. वो कोई इशू नहीं हो सकता. वहाँ पे कोई डर नहीं रहता इंसान को. As compared to what Irfan Saab gives you the test series, उस पे क्वेश्चन लिखा होगा what are parliamentary privileges and what are the constitutional provisions related to this and explain the controversy related to parliamentary privileges. ये क्वेश्चन मैंने दिया, आपको बोला 2 पेज पे लिखो. बट यही क्वेश्चन आप घर पे पढ़ के पार्लियामेंट्री प्रिविलेज घर पे पढ़ के अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स या रिसेंट जो भी न्यूज़ आई होगी इसके रिगार्डिंग, उस पर खुद ही क्वेश्चन बनाओगे. व्हाट आर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, किसको कौन सा 2 टाइप्स ऑफ प्रिविलेज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, रिसेंट कंट्रोवर्सी क्या हुई है, तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है. ये क्वेश्चंस आप खुद ही डेवलप कर सकते हो और खुद ही आंसर लिख सकते हो. ये कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है एज कम्पेयर टू बट टेस्ट सीरीज गिव्स यू. मीन्स आंसर राइटिंग के लिए ये चीज़ है. सिमिलर केस विद ऑप्शनल ऑल्सो. बट ऑप्शनल में अपना आंसर बहुत डिटेल इन डेप्थ होना चाहिए, बिकॉज ऑप्शनल में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है. जीएस मतलब जनरल स्टडीज इसको इसीलिए बोलते हैं कि जनरल स्टडीज है. योर आंसर्स अगर वो सुपरफिशियल भी होंगे ना, बट लुक क्लासी, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, स्ट्रक्चर अच्छा होगा, वो चलेगा. ऑप्शनल के साथ ऐसा नहीं चलेगा. ऑप्शनल के साथ आपका आंसर उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए और कंटेंट वो बहुत अच्छा होना चाहिए. वहाँ पे कंपटीशन बहुत खतरनाक होता है. जीएस में ऑलमोस्ट सबको सिमिलर मार्क्स आते हैं. मैं सेम नहीं बोलूँगा बट सिमिलर मार्क्स आते हैं. किसी को 250 में से 90 आएंगे, किसी को 92, किसी को 88, एवरेज में 90 आएंगे. बट ऑप्शनल इज डिसाइडिंग फैक्टर. ऑप्शनल में मुझे 21 इसमें एग्जामिनेशन 21 के एग्जामिनेशन में मुझे ऑप्शनल को आए थे 309 एंथ्रोपोलॉजी. 22 में मुझे 242 आए और 2018 वाले मेंस में मुझे आए थे 245 आई गेस. यूपीएससी में उससे ज़्यादा आए थे. यूपीएससी में मैंने एक मेंस देखा है, उसमें 250 समथिंग आए थे. बट अब देखो डिफरेंस कितना है. 245 से लेके 309 और 309 से अगेन ड्रॉप टू 242. और होपफुली इस बार मुझे अच्छे नंबर आए बिकॉज मैंने इस बार ठीक मतलब आंसर्स लिखे एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स. बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि कंपटीशन कितना है विद इन ऑप्शनल में भी, नॉट इंटर ऑप्शनल बट इंट्रा ऑप्शनल ऑल्सो. कितना डिफरेंस है. किसी को 309 आएंगे, किसी मतलब या 310 आएंगे, 320 आएंगे. आपका भी वही ऑप्शन है और आपने आंसर अच्छा नहीं लिखा है, आपको 340 240 आएंगे, 250 आएंगे, तो 60 मार्क्स का डिफरेंस है एंड यू आर आउट. ऑप्शनल का आंसर एटलीस्ट ऑप्शनल का आंसर इट शुड बी मतलब वेल डीप एनरिच्ड विद स्कॉलर्स के नाम और स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन आपको पता ही वो अच्छी होनी चाहिए. जीएस के बारे में स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन, क्लीननेस, नीट, इट शुड बी विजिबली सूदिंग टू आईज. उसमें मार्क्स आते हैं. मैं खुद वैल्यूएशन करता था आंसर शीट्स की, तो मुझे पता है मैं आंसर्स मार्क्स उस बेसिस पे भी देता हूँ. 1 या 1.5 मार्क्स ऐड हो जाता है आंसर में या आधा मार्क्स. तो वो 20 क्वेश्चन में वो 10 मार्क्स ऐड होते हैं. तो 10 मार्क्स बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, अगर आपका आंसर साफ हो, क्लीन हो, नीट हो, प्रेजेंटेड मतलब वेल प्रेजेंटेड हो. These things are important to mains. आपका क्वेश्चन ये था कि whether we should start preparing for mains before prelims or after prelims. Definitely before prelims. At least एक revision of optional along with note making and GS को पढ़ती हैं. GS का कोई इशू नहीं है बट optional at least होना चाहिए. prelims के बाद you can start ऐसे में 5-10 दिन लगते हैं. ऐसे भी थोड़ा सा वो ट्रिकी होता है. अगर आप स्मार्ट हो या स्मार्टली वर्क करो तो वो 5-6 दिन में या 10 दिन में हो जाता है. ऐसे एक और क्वेश्चन है हमारा आपसे कि आप ऑलरेडी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट हैं. पीए में आपकी जेकेएसएसबी पीए में आपकी ऑलरेडी सिलेक्शन हो गई थी. ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूजन इनका रहता है कि वेदर टू गो फॉर जेकेएसएसबी ओनली और टू प्रिपेयर जेकेएसएसबी एंड जेकेएस साइमल्टेनियसली. क्योंकि आपने भी जेकेएसएसबी पीए को क्रैक किया है, तो उन स्टूडेंट्स को हम क्या सजेस्ट करेंगे कि वेदर यू शुड गो फॉर जेकेएसएसबी ओनली और जेकेपीएससी ओनली, और कैन दे प्रिपेयर बोथ एट अ टाइम? It depends on whether someone wants to become an officer or a
गवर्नमेंट एम्प्लॉई, मतलब अगर किसी को कोई सिर्फ फाइनेंशियल चीज़ के लिए इसमें आता है ना, तो आई से कि आप दोनों की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हो। अगर किसी का पैशन है, कोई बनना चाहता है ऑफिसर, मैं ऑफिसर बनना चाहता हूँ, तो आई वांट टू डू दिस फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फैमिली एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर मतलब मे बी लोकेलिटी। तो मैं मानता हूँ कि वन शुड बी फोकस्ड ऑन ओनली वन थिंग एट टाइम। तो अगर कोई सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहा है तो डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं जेकेएसएसबी की प्रिपरेशन की वजह से। मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी उसके लिए, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए, बट मैंने फॉर्म भरा था, मैंने एग्जाम दिया था। अकाउंटेंसी के लिए मैं 5-10 दिन पढ़ा था, बाकी जीएस मैंने ऐसे ही किया था। मैं स्पेशली उसके लिए तैयारी नहीं कर रहा था। इनफैक्ट 21 में उन्हीं दिनों हमारा प्रीलिम्स भी था, जिस दिन उसका एग्जाम था, तो मैं प्रीलिम्स की ही तैयारी कर रहा था। मैंने 10-15 दिन निकाले थे अकाउंटेंसी के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली फाइनेंशियल बैक भी होना चाहिए, तो मैंने उसका एग्जाम दिया। होपफुली आप भी प्रायोरिटाइज करें वेदर यू हैव टू गो फॉर प्योर एसएसबी और प्योर जेकेपीएससीएस, यूपीएससी सीएससी। बाकी जो थिंग्स है वो डिस्ट्रैक्शंस पैदा करती हैं इसमें। अगर आप पैशनेट हो इसके लिए, इफ़ यू वांट टू डू इट फॉर योरसेल्फ, मतलब ट्रस्ट मी, इसके आगे की लाइफ अभी तो मैंने फील नहीं की है बिकॉज अभी हमारा अपॉइंटमेंट भी नहीं हुआ, बट जो खुशी इससे मिलती है, जो हैप्पीनेस घर वालों को मिलती है और जो इज्जत मिलती है, इट इज़ अनमैचेबल। इवन इफ मतलब मेरा ख्वाब नहीं था जेकेएस बनने का, मेरा ख्वाब था यूपीएससी करने का, मेरे अटेम्प्ट सारे खत्म हो गए, बट स्टिल मतलब ये भी इट इज़ ये मतलब ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये कितनी अच्छी फीलिंग है। अगर आप में से किसी का पैशन है तो बिकम एन ऑफिसर, you should go for this without thinking about other things. JKSSB मतलब अगर किसी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है, वो देख सकता है साथ साथ में JKSSB की तैयारी कर सकता है, बट उसको एफर्ट्स भी उसी हिसाब से एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। उसमें जैसे मैंने टाइम बोला कि आपको टाइम प्लान करना है, तो टाइम टेबल भी वैसे ही बनाना है कि यू विल हैव टू गिव स्पेशल टाइम फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन या जेकेपीएससी एग्जामिनेशन एंड स्पेशल टाइम फॉर JKSSB। JKSSB के लिए मतलब वन कैन गिव 2 to 2.5 hours per day, बट बाकी 6 या 7 घंटे आप उसके लिए दो। अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है घर पे, बिकॉज मैंने भी फेस की है, हर कोई फेस करता है हमें से, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। बट अगर किसी के पास मतलब किसी की प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, बैक है, अच्छा है, घर वालों का इमोशनल फाइनेंशियल सपोर्ट है, तो ही और शी शुड गो फॉर सिविल सर्विसेज ओनली, अगर वो बनना चाहते हैं ऑफिसर। उमर साहब, आपकी अभी जर्नी मतलब अच्छी खासी लॉन्ग रही है कि एज पर यू स्टार्टेड इन 2019 आई गेस 2018, सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 6 years। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सी गलतियाँ पॉइंट वाइज हम जानना चाहते हैं, एंड इट्स माय पर्सनल क्वेश्चन ऑल्सो, कि कौन सी गलतियाँ हुई आपसे ताकि आप हमें जानकारी मिले उन गलतियों की और बाकी स्टूडेंट्स ना कर पाए। कौन सी बहुत बड़ी गलतियाँ थी जिन्होंने इस प्रोफेशन को इतना लॉन्ग बनाया? यही मैं मतलब मैं पहले से यही बोला कि यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन इन प्रिपरेशन। डिसिप्लिन नहीं रहोगे, भटकोगे, तो डेट वाज वन मिस्टेक ऑफ माइन, बट यू कैन नॉट मतलब आप एक प्रॉपर मिस्टेक इसमें से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज देयर वाज नो परसीवेबल डिफरेंस बिटवीन व्हाट आई रोट इन 2022 एग्जामिनेशन वर्सेस 2024 एग्जामिनेशन। मतलब उतना डिफरेंस नहीं था। इट इज जस्ट अबाउट हाउ वेल यू प्रेजेंट योर आंसर। और यस, इस बार मैंने क्या किया, इस बार आई फोकस्ड ऑन एंड क्या होता है कि कभी कभी एक सब्जेक्ट में आप पीछे रह जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 2018 में मुझे कम नंबर थे एथिक्स में, मुझे 103 नंबर थे 250 में से। दूसरी बार 2021 में मुझे किसी एक सब्जेक्ट में ऐसे में कम रहे थे मार्क्स। तो मतलब आप इसको कैसे टैकल कर पाओगे? 2023 में मुझे ऑप्शनल की वजह से आई फेल्ड। मिस्टेक्स मैं नहीं बोलूँगा, बट थोड़ी मतलब अगर आप देखो हर एक सब्जेक्ट को अपना प्रॉपर टाइम दो और हर एक आंसर आप वेल प्रेजेंट करो, बिकॉज मार्क्स एंड फाइनल सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ यू राइट वेल इन योर मेंस एग्जामिनेशन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। प्रीलिम्स बहुत सारे लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। इनफैक्ट जो हमारा एग्जाम था इसमें ऑलमोस्ट 20,000 अपेयर हुए थे, उनमें से ओनली अराउंड 2,000 ने क्वालिफाई किया था फॉर मेंस, ठीक है। और उन 2000 में से जो क्वालिफाई हुए इंटरव्यू के लिए वो 2270 थे। तो जो मेन कंपटीशन है वो है मेंस का, बिकॉज मेंस स्कोर ही आपका रैंक फाइनल लिस्ट में बताएगा। आपको हर एक जो सब्जेक्ट है उसको प्रायोरिटाइज करना है। यू कैन नॉट रिजेक्ट और स्किप वन और इग्नोर वन सब्जेक्ट एट द कॉस्ट ऑफ अदर। हर एक सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है, स्पेशली योर ऑप्शनल, बिकॉज मैंने बोला कि ऑप्शनल में अगर आपको एज है इट कैन मेक यू और ब्रेक यू। ऑप्शनल से ही आपको रैंक मिल सकता है। जो रैंक्स मतलब फाइनल लिस्ट में होती है ना, उनमें डिफरेंस होता है ये 30-40 नंबर का।
मतलब पूरी लिस्ट में बॉटम से लेके ऊपर तक, मतलब ओपन मेरिट में मैं बोल रहा हूँ, 30-40 नंबर का फर्क होता है, 50 नंबर का। और वो 50 नंबर का फर्क मोस्टली ऑप्शनल में ही होता है। जीएस में ऑलमोस्ट आपके नंबर सेम होते हैं, ठीक है। तो आई कुडंट फाइंड एनी मिस्टेक, मतलब मिस्टेक क्या बोलूँगा मैं, बस आपको एफर्ट देना है 100%। मे भी मेरी वजह से कभी ये हो क्या होगा कि मैंने एग्जाम टाइम से पहले अच्छे से नहीं पढ़ा, या करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा, या कोई क्वेश्चन छूट गया, एक क्वेश्चन छूट गया, तो वो आपसे नहीं होना चाहिए। इस बार मैंने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ नोटिस की, मैंने पेपर्स सारे अटेम्प्ट किए। अदरवाइज इससे पहले में क्या होता था, कोई क्वेश्चन होता था ऐसा जिसके बारे में मुझे पता नहीं होता था, छोड़ देता था। एक क्वेश्चन होता है वो ऐसा पेपर, एक पेपर में, मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। और ऐसे ही मैंने लास्ट ईयर का देखा, मैंने लास्ट ईयर ऑप्शनल में 30 नंबर छोड़े, और GS 1 पेपर में 10 नंबर, और GS 3 में भी 10-15 नंबर। तो ये ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स मैंने छोड़े हैं, जो इस बार मैंने नहीं छोड़े। अगर मुझे नहीं भी आता था, आई वुड राइट समथिंग रेलेवेंट, बट विद वेल प्रेजेंटेड, वेल स्ट्रक्चर्ड, बट रेलेवेंट। तो उस वजह से मुझे लगता है वो डिफरेंस रहा है, मुझे लगता है। मतलब आई रिमेंबर द डे व्हेन यू केम टू द लाइब्रेरी, तो उस दिन ताज़ा ताज़ा रिजल्ट आया था JKS का। तो यू वर एनालाइजिंग योरसेल्फ इन योर प्रिपरेशन, यू टोल्ड मी दैट ऑलमोस्ट आई लैग्ड नोवेयर। सो स्टिल कि इतना क्यों हो रहा है कि सिलेक्शन नहीं हो पाया? तो इतना आप इवैल्यूएशन, मुझे वो बात बहुत पसंद आई थी कि आप अपने साथ साथ अपने कलीग्स का भी आप एनालाइज कर रहे थे कि किस पेपर का कैसे मार्किंग हुई है और मेरी कमी कहाँ रह गई थी। तो उस ब्रेकडाउन में आपने खुद को कैसे संभाल के, आपने खुद को कैसे मोटिवेट करके आपने फिर से प्रिपरेशन की, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये फीट अचीव की। बोलते हैं ना कि true success lies in standing up again when you fall again and again। आपने वो कहानी सुनी होगी उस स्पाइडर की, कि जो वॉल को चढ़ना चाहता था बट वो 7 बार गिर गया, बट 8वीं बार वो पार हो गया उसके बाद। इफ यू गिव अप एक या दो अटेम्प्ट के बाद, योर 3 और 4 years of preparation means nothing to anybody। आप भी उसको 3-4 साल बाद भूल जाओगे। डज इट मीन एनीथिंग टू एनीबडी? किसी के लिए, आपके घर वाले भी भूल जाएंगे उस चीज़ को। आपने कितना स्ट्रगल किया, आपको पता है आप कितना, मतलब प्राइम जो है, अपने प्राइम यूथ की आप मतलब 10-12 आवर्स देते हो हर दिन के इस प्रिपरेशन के लिए। तो बाद में आप क्या, मतलब मोस्टली क्या करते हैं लोग कि 2 अटेम्प्ट्स में अगर क्वालिफाई नहीं होता है तो तीसरे अटेम्प्ट में वो हार मान के दे मूव ऑन। आई अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम्स होती है, हर किसी की प्रॉब्लम होती है, मजबूरियाँ होती है घर पे, बट इफ इट इज़ एस्केपेबल, मतलब अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को एस्केप करके आप फिर से पढ़ाई करना, मतलब आपको लगता है कि आप फिर से पढ़ाई कर सकते हो, तो डेफिनेटली गो फॉर इट, डू नॉट क्विट एवर। मैं इनको यही बोल रहा था कि जब भी मैं अपना नाम लिस्ट में नहीं देखता था तो उस रात में रोता था, या मैं सैड होता था, या किसी को बोलता था कि मैं सैड हूँ, ऐसे लिस्ट में नहीं आया। बट नेक्स्ट डे आई वुड फाइंड माई बुक्स एंड आई विल अगेन स्टार्ट व्हाट आई डिड रॉन्ग इन द फर्स्ट प्लेस एंड व्हाट आई कैन डू बेटर। जैसे इन्होंने बोला कि व्हाट मिस्टेक्स आई डिड, यही मिस्टेक थी कि आई वुड मोस्टली पिछले 3 अटेम्प्ट्स में आई वुड स्किप सम क्वेश्चंस जो मुझे लगता था कि मुझे नहीं आएंगे, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। बट देन समवन सजेस्टेड मी कि पेपर में कुछ नहीं छोड़ना है, ब्लैंक शीट्स नहीं छोड़ने हैं। इट्स साइकोलॉजिकल आल्सो, बिकॉज व्हेन एन एग्जामिनर, एवेलुएटर सीज अ ब्लैंक शीट, उन पे बैड इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो इस बार आई ट्राई टू मैनेज माई टाइम। अल्लाह का शुक्र है कि आई कंप्लीटेड ऑल माई पेपर्स वेल बिफोर टाइम, ऑल माई पेपर्स दिस टाइम, बिकॉज मैंने क्या किया, मैंने कंटेंट कम किया, प्रेजेंटेशन अच्छी बनाई, स्ट्रक्चर अच्छा बनाया, थोड़ा दूर दूर लिखा और सारे क्वेश्चंस किए। Some points were irrelevant somewhere, but I tried to complete all my sheets. It is important। मैंने बोला कि ये क्लिनिकल एक्सरसाइज स्मार्ट एक्सरसाइज है, वहाँ पे आपको कोई जज नहीं करेगा कि आपने वहाँ पे गलत लिखा है या आपने यहाँ पे गलत लिखा है। बट अगर आपको पता है, वेल गुड, आप लिख सकते हो, आप परफेक्ट आंसर लिख सकते हो। बट वेन आर इन फिक्स, वेन आपको पता नहीं है कि क्या लिखे इसमें, बट लिखना जरूरी है, तो गो एंड राइट समथिंग, ओके, समथिंग रेलेवेंट, वेल स्ट्रक्चर्ड, नीट, क्लीन, जिससे एग्जामिनर को पता भी ना चले कि इसने कहीं पे गलत लिखा है कुछ, ओके। अगर आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। चलो क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आई कंग्रेचुलेट यू ऑन योर गिफ्ट। सर हमें ये इशू आता है जैसा वी आर प्रिपेयरिंग डे बाय डे, एंड हमें ये पता नहीं चलता कि रिवाइज कैसे करना है, कब करना है, कितने दिनों के बाद करना है, प्रैक्टिस साथ में करनी है या नहीं करनी है। यही मेरा क्वेश्चन है सर, तो रिविजन कैसे करें सर? रिविजन उसी फ्रीक्वेंसी के साथ करना है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई सब्जेक्ट का कोई चैप्टर पढ़ा आज, ठीक है, हर हफ्ते, मतलब आप फॉर एग्जांपल आपने
पॉलिटी का क्लास 9 की टेक्स्ट बुक का या इसका एनसीईआरटी का 2-3 चैप्टर्स पढ़े आज, ठीक है, आज मंडे को फॉर एग्जांपल सैटरडे को आपको क्या करना है कि यू शुड मेक श्योर कि आप नेक्स्ट सैटरडे तक इसको बोलना चाहो। अगर आप भूल गए आपको रिवाइज करने की जरूरत है। और हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास आईपैड था, मैंने पिछले जो 3 अटेम्प्ट है, जिस अटेम्प्ट मतलब मिला के मैंने आईपैड पे पढ़ा है, तो मैं हाईलाइट करता था चीज़ें। हाईलाइटिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर आप नोट्स नहीं बना पाते हो, नोट्स बनाते हो तो वेल एंड गुड, नोट्स इजीली रिवाइज होते हैं। मैं यही बोला कि नोट्स बनाना सिर्फ नोट्स बनाना नहीं है, वो रिवाइज भी होने चाहिए। और अगर आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या 1 महीने बाद रिवाइज करते हो, इट शुड बी कंटिन्यूअस प्रोसेस। यू शुड नॉट स्टॉप रिवाइजिंग योर नोट्स। फॉर एग्जांपल आपने 2 बार रिवाइज किया इसको या 3 बार रिवाइज किया, तो यू शुड नॉट हेजिटेट इन रिवाइजिंग इट 4th टाइम। जितना इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देयर रीडिंग न्यू थिंग्स या रीडिंग न्यू करंट अफेयर्स। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने जनवरी का करंट अफेयर्स मॉड्यूल पढ़ा, फॉर एग्जांपल जनवरी का करंट अफेयर्स मॉड्यूल पढ़ा आपने मंथली, और एग्जाम है अगस्त में या सितंबर में, इट इज बेटर टू रिवाइज जनवरी का जो करंट अफेयर्स मॉड्यूल है देन स्टडीइंग जुलाई का करंट अफेयर्स। समझ आया? बिकॉज जुलाई का करंट अफेयर्स यू कैन नॉट रिवाइज इन अगस्त बिकॉज ऑफ उसमें एग्जाम है अगस्त सितंबर में, बट जनवरी का आप उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। फ्रीक्वेंसी आप डिसाइड करो, आप कितना कंफर्टेबल हो, आपने कितना सिलेबस कवर किया है और आपकी नीड के हिसाब से आपको कितना टाइम बचा है और कितना टाइम आपने दिया है और कितना आप जल्दी रिवाइज कर सकते हो। अगर आप रिवाइज जल्दी कर लोगे, फॉर एग्जांपल आपने 1 महीना पहले कोई टॉपिक्स पढ़े थे एक सब्जेक्ट के या एक सब्जेक्ट पढ़ा था सारा, तो 1 महीने बाद आप इसको रिवाइज कर लो, या एटलीस्ट फोर्टनाइटली 14 डेज में एक बार इसको रिवाइज कर लो। ऊपर से जरूरी नहीं है कि आपको फिर से डीप में उसको पढ़ना है। आपने अंडरलाइन किया, उस अंडरलाइन वर्ड को आप रिवाइज करो, आपके दिमाग में वो बात फिर से फॉर्म हो जाएगी, तो वो वहां पे बैठ जाएगी। फिर दूसरा रिवीजन करोगे आप मतलब 2 महीने बाद, तो वो फिर से आपके दिमाग में बैठ जाएगी, और जब आप उसका मॉक टेस्ट करोगे तो आपको वो क्लिक हो जाएगा, जरूर क्लिक हो जाएगा। Yes, sir. Thank you, sir. Sir, first of all, congratulations, sir. Sir, my question is same about the revision, sir. Sir, I have been preparing this exam since the last 1.5 year now. Sir, the problems that I'm facing is about revision, sir. Sir, not able to pick subjects, how to revise, how to go with that, sir. Example, right now, sir, I'm just I'm with right now I took polity as my subject to revise. Sir, उसके बाद क्या feel होता है मुझे, sir? I'm not able to get another subject with that. So just take example. Right now, I'm just reading geography. Should I go with the environment at the same time or not? Yes, you can go. It depends on your comfort. I am comfortable with studying or reading one subject for course of 5 days. मैं 5 दिन तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ, मुझे कोई वो मैं बोर नहीं हो जाऊँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इरफान साहब हियर ही कैन स्टडी 3 सब्जेक्ट्स पर डे, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट। रिगार्डिंग योर रिवीजन क्वेश्चन, रिवीजन मतलब व्हाट कैन आई से, रिवीजन की फ्रीक्वेंसी आप उसको थोड़ा सा मतलब उसको बड़ा मतलब फ्रीक्वेंसी इन द सेंस कि अगर आप 1 महीने बाद रिवाइज कर रहे हो उसको, तो उसको 20 दिन बाद रिवाइज Sir, the thing is like अगर सर मैंने एग्जाम्पल सब्जेक्ट उठाया आज, so I will get next chance like after 3 or 4 months. Just take example सर, 4 महीने के बाद टाइम मिल रहा है रिवाइज। सर वो जो पढ़ा हुआ होता है वो कहीं ना कहीं लाइक वी आर नॉट कंप्यूटर्स ना, सब कुछ याद रखे, तो वो भूल जाता है सर वो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मतलब अगर आज आपने एक ही चैप्टर पढ़ा, पूरा सब्जेक्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक सब्जेक्ट आज पढ़ा फॉर एग्जांपल, उसका एक चैप्टर पढ़ा, उसको लगा 1 घंटा पढ़ने में, तो नेक्स्ट वीक उस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए यू वुड ओनली टेक 10 मिनट्स और 5 मिनट्स। सर एग्जाम्पल हमने अभी सब्जेक्ट उठाया सर, अभी जियोग्राफी चल रहा है सर, ओके सर वो मैं कंटिन्यू करूँ सर जब तक खत्म ना हो कि सर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट उठाऊँ? नहीं मतलब एज फार एज आई एम अंडरस्टैंडिंग योर क्वेश्चन, आप बोलोगे फॉर एग्जांपल अगर आप आज ज्योग्राफी स्टार्ट किया तो यू शुड कंटिन्यू स्टडीइंग ज्योग्राफी मतलब अंटिल इट इज कंप्लीटेड, राइट? तो मैं वही बोल रहा हूँ कि डिपेंड्स ऑन वेदर यू आर कंफर्टेबल विद इट और नॉट। आई एम कंफर्टेबल विद इट। मैं ज्योग्राफी स्टार्ट किया, 5 दिन बाद मैंने कंप्लीट किया उसको, मेरा हो गया ज्योग्राफी। मैं एक सब्जेक्ट इन वन गो में ही पढ़ता हूँ। बट हियर दिस फ्रेंड ऑफ माइन ही ट्राइज टू ही लाइक्स टू स्टडी 3 सब्जेक्ट्स पर डे। तो ये जरूरी नहीं है कि मतलब आपकी जो मतलब इसके लिए कोई टेलर मेड सोल्यूशन नहीं है, बट सजेशन यही रहेगी कि अगर आप सिलेबस को ब्रेक करो। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी के सिलेबस है इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड वो दूसरा क्या है रिसोर्स ज्योग्राफी। ओके, वो 4 डिविजन्स हो गए उसके, उनको भी फिर अलग अलग 3 चैप्टर वाले सब पार्ट्स में डिवाइड करो। तो एक टाइम पे वो 3 चैप्टर्स पढ़ाओ, फिर दूसरा सब्जेक्ट ले लो, और वो 3 चैप्टर्स कितने दिन में हो जाएंगे? आधे दिन में या 3-4 घंटे में। तो नेक्स्ट वीक इसी टाइम पे जब आपने स्टार्ट किया था, नेक्स्ट वीक उसको 1 ही घंटा लगेगा उन 3 चैप्टर्स को। तो नेक्स्ट वीक आप वैसे ही करो, और वैसे ही हर एक सब्जेक्ट के साथ करो। अच्छा, सो नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट ऑप्शनल सर। सर आपने जब ऑप्शनल चूज किया सर, व्हाट वर देयर इन योर माइंड एट दैट टाइम? Factors, I literally find anthropology very quite amazing subject. Curiosity develop होती है to study humans. मुझे नहीं पता था कि मतलब इतनी डाइवर्सिटी मतलब
बहुत सारी चीज़ें सीखी एंथ्रोपोलॉजी से, बट दैट वाज आफ्टर सेलेक्टिंग एंथ्रोपोलॉजी। उससे पहले फैक्टर्स क्या थे? इजी गाइडेंस मतलब होनी चाहिए, स्टडी मटेरियल इजीली अवेलेबल होना चाहिए, और इट शुड बी वेल स्कोरिंग सब्जेक्ट, एंड मोस्ट ऑफ ऑल वेदर यू आर कंफर्टेबल विद इट और नॉट। आपका कंफर्ट का मतलब ये है कि वेदर यू आर एबल टू ग्रास्प इट्स कंसेप्ट्स इजीली विद योर सेल्फ स्टडी और नॉट। अगर सेल्फ स्टडी के बगैर आप इसके कंसेप्ट को ग्रास्प नहीं कर सकते हो, दैट्स नॉट वेल सूटेड फॉर यू। मैंने उर्दू भी ट्राई किया था। उर्दू के बाद मैंने 1-2 महीने पढ़ा था। मैंने 2018 के पहले 2017 के पहले मतलब लास्ट 2 मंथ्स में मैंने उर्दू पढ़ा था। एक पेपर मैंने उसका कंप्लीट भी किया था, बट देन somehow I switched to anthropology। मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों चूज़ किया। अगर मैंने उर्दू चूज़ किया होता तो आई वुड हैव क्वालिफाइड मे बी इन फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली, बिकॉज मैं 2018 के इसमें ना मेंस में उर्दू, एक फ्रेंड था मेरा वो डीएसपी है अभी, उनको मुझे इंटरव्यू में फर्स्ट टाइम 151 मार्क्स थे। 151 आर वेल बिलो एवरेज, मतलब एवरेज है 170, गुड है 180 प्लस। ओके, मेरे 151 थे। मैं नर्वस हो गया था, मतलब आई स्टिल एम एन इंट्रोवर्ट, तो मैं नर्वस हो गया था। उन्होंने वो पिन पॉइंट किया तो मुझे नंबर्स कम मिले। उस लड़के को ही गॉट 98 मार्क्स इन इंटरव्यू आउट ऑफ 250, मतलब 98 इज अ डिजास्टर इन द सेंस कि दे वांटेड हिम टू फेल, बट ड्यू टू उर्दू उसको उर्दू में 320 नंबर आए थे उसी साल, जिस साल मैंने उर्दू से स्विच किया था एंथ्रोपोलॉजी, और मुझे एंथ्रोपोलॉजी में 245 थे। तो ही गॉट सिलेक्टेड, वो अभी डीएसपी है। तो यस, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल चूज करना, इट डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट यही कि आप कंसेप्ट्स अंडरस्टैंड कर पाते हो या नहीं, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स ऑफ द ऑप्शनल। और इसी गाइडेंस चाहे अवेलेबल कि ना, अगर नहीं अवेलेबल अच्छा देन मतलब आपको कौन गाइड करेगा फिर इसमें क्या करना है, कैसे करना है, आंसर्स कितने डीप बनाने हैं, कितने लेंथी बनाने हैं, कौन कौन से स्कॉलर को ऐड करना है, और वेल स्कोरिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। आई एम श्योर कि एंथ्रोपोलॉजी इज मतलब फेयरली स्कोरिंग सब्जेक्ट, अच्छा मतलब रहा है अभी तक इसका ये ट्रैक रिकॉर्ड। तो मेरे लिए एंथ्रोपोलॉजी वाज समहाउ मतलब इट वेंट गुड। So my last question, so it's about, sir, after your interview, were you expecting that I'll be in the list or not? First 3 attempts I was not expecting myself in the list, but 4th attempt के बाद I expected myself in the list and I was in the list. Sir, It depends all on your how your heart मतलब ये वो inner voice, आपका दिल मतलब आपके दिल ने मतलब वो दी ना voice की हो गया। मेरा इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पहले दो अटेम्प्ट्स में मैंने तो इंटरव्यू की वजह से ही ये हो गया। पहले अटेम्प्ट में मुझे 151 मार्क्स मिले, तो एवरेज 170 थे, मुझे 20 मार्क्स से रह गया था, मैं 24 मार्क्स से रह गया था मैं। तो दूसरे अटेम्प्ट में 165 मार्क्स से इंटरव्यू में, तो मैं 14 मार्क्स से रह गया था। तीसरे अटेम्प्ट में 170 मार्क्स से इंटरव्यू में, और मैं 7 नंबर से रह गया था। तो मुझे लगता है कि इस बार मेरा इंटरव्यू क्लिक हो गया, मुझे क्लिक किया गया उधर, मैं अंदर गया तो मुझे एक फ्रेंड ने बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन दी इस बार कि व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू, go like an officer, you'll feel like an officer and you will look like an officer there, मतलब उनके सामने जो हमारा बोर्ड है। तो I tried to do that। मैंने सोचा कि अब क्या ही होगा, 3 बार फेल हो गया हूँ, 4थी बार भी फेल हो जाऊंगा। इस बार मैं मतलब फेक कॉन्फिडेंस ही दिखाऊंगा, मैं मतलब को like an officer। तो Sir, according to your experience, sir, which part is more difficult, prelims or mains, sir? prelims is more difficult। Mains में you can do things to improve your score। Sir, the thing is like जो हम prepare करें prelims के लिए, should we go with the same strategy for the mains? No, Sir, without strategies- sir expect answer writing, sir. जैसे मैंने आंसर राइटिंग बोला, अगर आप आंसर राइटिंग करते हो ना, इफ यू आर कंफर्टेबल राइटिंग आंसर्स, मतलब मेंस टेस्ट सीरीज अगर आप कर मतलब यहाँ पे कंडक्ट कराता है कोई, आप कराते हैं, करो स्टार्ट। एक ही क्वेश्चन हर दिन, एक ही क्वेश्चन आई थिंक दे आर वेल इंटरेस्टेड। इतने सारे लोग आए हैं, मतलब इतने मतलब अगर इनमें से 10% भी अल्लाह ताला की मदद से पास होते हैं तो आप मॉक टेस्ट दो, आप इनको एक क्वेश्चन दो हर दिन, एक क्वेश्चन, या फिर इनको बोलो कि एक टॉपिक पे आप आंसर बना के लाएंगे, ये खुद ही बना के लाएंगे, ये खुद भी आंसर देंगे। मैंने क्वेश्चन दिए थे आपको, मैं डाले थे। एक क्वेश्चन मुझे याद है, वो एजुकेशन सिस्टम में आप में से if anyone among you is willing to write answers, I can evaluate them for you। I have a 5-year experience of evaluating UPSC answers, UPSC not JKPSC, UPSC न्यूज़ फॉर यू। तो I can evaluate them for free, मगर एक आंसर बस, एक आंसर बस। अगर हर कोई आप हर दिन आप खुद क्वेश्चन खुद चूज करो, मगर आंसर खुद लिखो। या अगर वो भी नहीं होता है तो जो मैंने स्ट्रेटजी बताई 5W and 1H, वो मतलब why is this, तो why पे आप 10 क्वेश्चन एक ही टॉपिक पे बनाओ, why पे 10 क्वेश्चन, what पे 10 क्वेश्चन, where पे 10 क्वेश्चन, how पे 10 क्वेश्चन, तो वो एक क्वेश्चन बैंक बनेगा। उसके बाद आप उसी क्वेश्चन को फिर से ट्राई करो, देखना आप कर पाओगे। Thank you. Sir, I have also been studying about anthropology. I have almost studied 20 lectures regarding this.
and it is about like the theory, sir. Sir, should I make the answers on such basis like daily, on the lecture basis, or weekly? You mean to say that you want to write answers? Yes, on answer डेली बेसिस एक क्वेश्चन डेली daily. डेली एक क्वेश्चन कोई भी आपकी चॉइस का एक क्वेश्चन दूसरे दिन वो नहीं होना है, दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए, मगर वो क्वेश्चन आपको 7 मिनट में कंप्लीट करना है, ठीक है। ये कंडीशन है कि 7 मिनट्स में यू शुड बी एबल टू। इसीलिए मैंने बोला कि पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, हर एक टॉपिक पे ब्रेनस्टॉर्म करो। वो जो छोटी छोटी क्वेश्चंस है, डब्ल्यू वाई व्हाट वेयर व्हेन हाउ दीस थिंग्स, हाउ इज दिस लाइक दैट, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, हर एक टॉपिक पे आप वो ब्रेनस्टॉर्म करोगे ना, यू कैन ओनली राइट इन 7 मिनट्स। 7 मिनट्स में आप फिर ही कर So it पाओगे। is almost taking 30 minutes for me to write an answer, sir. आप खराब भी आंसर लिखोगे ना। फॉर एग्जांपल दिस इरफान साहब हियर राइट्स एन आंसर, ही राइट्स अ परफेक्ट आंसर फॉर मी इन 7 मिनट्स, और आपने भी मोस्टली परफेक्ट लिखा बट 30 मिनट्स में आपका रिजेक्ट हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। एज कम्पेयर टू अगर आप खराब आंसर लिखते हो मगर फिर नीट एंड क्लीन, वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल प्रेजेंटेड, और 2 पेज साहब या 2.5 पेज साहब भर देते हो तो और इनने भी किया हुआ है, इनने अच्छा आंसर लिखा है, मैं इनको 10 में से या 15 में से मैं इनको 8 मार्क्स दूंगा, उसके आपको मैं 6 मार्क्स दूंगा, ठीक है। डू नॉट गो फॉर परफेक्शन। परफेक्शनिज्म मतलब कभी भी आप अटेन नहीं कर सकते हो इसमें, यू कैन नेवर डू दैट, मतलब कोई नहीं कर सकता है, कोई परफेक्ट नहीं बन सकता है। यू कैन डू इज यू कैन वर्क स्मार्टली, यू कैन डू स्मार्ट वर्क, स्मॉल मतलब इंप्रूवमेंट करो खुद में। अगर पहले अभी 30 मिनट में लिख पाते हो, उसी क्वेश्चन को फिर से लिखो, फिर देखो कितने मिनट में, उसी क्वेश्चन को फिर से लिखो, फिर जब तक कि आप उसको 7 मिनट्स में नहीं लिख पाते हो वो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप उधर जाओगे 30 मिनट में एक क्वेश्चन, आप 3 घंटे में 6 क्वेश्चन लिखे आओगे तो खत्म बात। सर एग्जाम्पल प्रॉब्लम ये है सर कि एग्जाम्पल जैसे मैंने वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ा है एग्जाम्पल सर, सर इन्फॉर्मेशन बहुत है सर, उनको उसको कंसाइज वे में कैसे ये करना है, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है सर। सर मुझे आई एम नॉट सर लाइक ऐसा नहीं है कि मुझे ये नहीं पता होगा कि छोड़ना क्या है, और इसमें वही हिसाब से क्वालिटी आंसर वर्ल्ड वॉर 2 तो नहीं आएगा प्रीलिम्स सर, में। जस्ट एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल ओके। अब देखो ना, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर में ही अगर आप देखो तो वही इसी तरह से देखो आप, व्हाई वेयर सर व्हेन, इन्फॉर्मेशन बहुत होगी सर, बट क्वालिटी आंसर उसमें कैसे वो अगर आप करें, revise सर छोड़े क्या और आंसर में रखे क्या, वो प्रॉब्लम है। अच्छा आंसर में लिखना क्या है? आंसर में Okay, आप ये बोल रहे हो आंसर में डिमांड जो आंसर की होगी वैसे ही लिखना है, जो डायरेक्टिव दिया होगा उधर वही लिखना है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर डिस्कस द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, आपने इंट्रो में बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 कैसे स्टार्ट हुआ, और मतलब फॉर एग्जांपल शॉर्ट में बताना है कि कैसे स्टार्ट हुआ, फिर आपने कॉज बताने हैं, फिर कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं, फिर कंक्लूजन देना है। दिस इज मतलब मेंस, मैंने इसीलिए बोला कि मेंस इज सिंपल एज कंपेयर टू प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में यू नेवर नो कि कौन से टाइप का क्वेश्चन आएगा और किस डेप्थ का क्वेश्चन आएगा। मेंस में यू ऑलवेज नो कौन सा क्वेश्चन आएगा। हर एक मेंस लिखने वाले को पता होता है कि मेंस में क्वेश्चन कौन सा आएगा, वो हर एक पढ़ के जाता है, हर एक उधर आंसर मतलब 19 to 20 क्वेश्चंस हर कोई लिखता है। अब जो 19 लिखता है वो गिर जाता है, जो 20 लिखता है वो पास हो जाता है, ठीक है। ये मतलब हर एक को पता है, जो टाइम मैनेज कर पाता है तो वहाँ पे मेंस कंपैरेटिवली इजी है, एक तो प्रिपेयर करना, लिखना भी, बट ये थोड़ा सा ट्रेनिंग एक्सरसाइज होता है, फिजिकली ट्रेनिंग। जब आपको एक दिन में 6 घंटे लिखना होगा ना, तो उसके लिए यू शुड बी फिजिकली प्रेजेंट देयर एंड एज वेल एज मेंटली आल्सो, बट इसकी प्रिपरेशन इज इजी एज कंपेयर टू प्रीलिम्स। Sir, whenever I make an answer content, I sometimes find the words from the Google, sir, or from the notes. Is that good? Obviously, if you want to find meaning to any word from Google, तो इसमें कोई इशू नहीं है। मतलब अगर आप कहीं पे फंस जाते हो, you can always ask ChatGPT और Google, तो उसमें कोई इशू नहीं है। बट आप एंथ्रोपोलॉजी कहाँ से कौन सा लेक्चर पढ़ा है आपने? Sir, Karandeep, sir. Class ले come on. नोट्स खुद ही बना रहे हो? खुद ही बना रहे हो? ठीक है, नोट्स बनाओगे तो उनको फिर मतलब दैट शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड। वो नोट्स आपके बेस्ट फ्रेंड्स होने चाहिए, उसको ऐसे रिवाइज करना है जैसे बेस्ट फ्रेंड से हम चैट करते हैं, बातें करते हैं हम लोग, तो उसको भी वैसे रिवाइज करना है। एंथ्रोपोलॉजी इजी है, एंथ्रोपोलॉजी स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, गाइडेंस भी इसीलिए अवेलेबल है, बट एंथ्रोपोलॉजी गोल भी ज़्यादा बहुत। Sir, रिवीजन कैसे करना है उसमें अकॉर्डिंगली विद द लेक्चर्स? आप 1 महीने बाद जो आपने पिछले 1 महीने में पढ़ा है उसको रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट 2-3 दिन में वैसे ही आप रिवाइज करो, या अगर आपने 1 हफ्ते तक जो भी पढ़ा है उसको संडे को रिवाइज करो वैसे। कोई क्वेश्चन नहीं है? क्वेश्चन है मेरा बोलिए। फर्स्ट सर आपको कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। सर क्वेश्चन मेंस की स्ट्रेटजी तो जो है सर सारी ही बताते हैं सर, जहाँ पे लैक होता है सर वो प्रीलिम्स है सर। प्रीलिम्स का अगर हम देखिए सर ये ईयरली चेंज होता है सर। अगर सर आपका ही देखते हैं हम सर 2018 में कुछ ट्रेंड अलग था सर, 23 में अलग था सर, कितना कम मतलब होता है इसका कट ऑफ 60 और 62 सर। हम कैसे करें वो लाइक जब वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि आजकल हम एलिमिनेशन मेथड भी नहीं कर पाते हैं सर, तो कैसे करें इसको, कैसे टैकल करें सर?
मतलब आई एज्यूम कि आपने बेसिक्स पढ़ा है और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी है, दैट इज गिवन, ओके। उसके बाद की स्ट्रेटजी ये है कि यू विल हैव टू, देखो जेकेपीएससी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप एक कोई टेस्ट सीरीज देख लो, किसी भी इंस्टीट्यूट की, यूपीएससी की टेस्ट सीरीज, यहाँ की नहीं, यहाँ की टेस्ट सीरीज नहीं, यूपीएससी की टेस्ट सीरीज कोई भी, फॉर एग्जांपल विजन आईएएस की या पीडब्ल्यूआईएएस की या किसी भी इंस्टीट्यूट साइंस आईएएस की एक टेस्ट सीरीज फिनिश करो विद और टेस्ट, उसमें ऑलमोस्ट 35 to 40 टेस्ट होते हैं, तो वो सारे टेस्ट करने एंड आपको कोशिश करनी है कि मेरा एक टेस्ट एक दिन में हो जाए, एक दिन में क्या मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, along with answers, along with checking of your this sheet and उसके answers पढ़ के भी, क्योंकि answers पढ़ना is also important. It's not like उससे आपकी knowledge base भी बढ़ती है, not just कि आप check कर पाते हो कि मेरा score कितना है, मैं कितना perform कर रहा हूँ, and you will see कि जितने ज़्यादा टेस्ट लिखोगे ना उतना score आपका, मैं मतलब ये 2019 का जब यूपीएससी का ना, तो मैंने क्या किया था, मैंने तीन टेस्ट सीरीज के फुल लेंथ टेस्ट लिए थे, फुल लेंथ होती है जो मतलब जिसमें करंट अफेयर्स भी और सारे सब्जेक्ट्स का मिला के जो टेस्ट होता है, मुझे भी याद है विजन आईएएस, जीएस कोर और फॉरम आईएएस, उनके मेरे 10 के 12 टेस्ट उनके फुल लेंथ होते हैं, तो वो मेरे 30-35 एक के थे, और जो लास्ट वाला टेस्ट था मेरा, लास्ट वाला टेस्ट, उसमें मैंने 100 पार किया था स्कोर, लास्ट वाले टेस्ट में 35 टेस्ट में, मतलब उसमें 80 90 95 80 90 95, जो लास्ट वाला टेस्ट था उसमें मैंने मतलब वो मतलब टेस्ट में नहीं इंप्रूव हुआ मेरा स्कोर, तो लास्ट वाले इसमें, और वो लास्ट वाला उनको बहुत डिफिकल्ट होता है विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज का, वो बहुत डिफिकल्ट टेस्ट होता है, तो उसमें मैंने 100 स्कोर किया था, तो फिर मैं फिल्म्स देने गया यूपीएससी का, तो वो भी मेरा पहला अटेम्प्ट था यूपीएससी पे, तो मैंने फिल्म्स क्वालिफाई किया था। तो मैं यही बोलूंगा कि एक तो टेस्ट सीरीज एक टेस्ट सीरीज आप किसी भी इंस्टीट्यूट की कर लो, करंट अफेयर्स मैंने बोला, एक तो मंथली तो पढ़ती हो, न्यूज़पेपर पढ़ती हो, बीटी 365 आपको लास्ट में पढ़ना है, वो पिछले 1 साल का होता है। इसके अलावा आप एक काम करना कि जो इनसाइट्स की वेबसाइट है उस पर फ्री रिसोर्स में एक ये होता है कि डेली करंट अफेयर्स क्विज, तो उसकी मंथली कॉम्पिलेशन जो होती है उसमें होते हैं 300 एमसीक्यूज पर मंथ करंट अफेयर्स के, तो पिछले 10 मंथ के वो आप डाउनलोड कर लो या पिछले 1 साल के, तो वो आपकी करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज मानी जाएगी, ठीक है। तो करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज भी आपकी होगी, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर जो विजन की होगी या किसी और इंस्टीट्यूट की होगी, वो टेस्ट सीरीज भी आपकी कंप्लीट होगी, और साथ में आपका पीटी 365 पे हो गया। सर तो फिर वेटेज के हिसाब से जब देखते हैं तो करंट अफेयर पे ज्यादा ही फोकस करना है सर। But current affairs is not only current affairs. The current affairs is also supplemented with something that is static. तो करंट अफेयर्स भी आपका स्टैटिक से ही निकलता है, तो अगर हम बोलें कि 50% ऑफ द पेपर कम्स फ्रॉम करंट अफेयर्स, वो करंट अफेयर्स स्टैटिक मतलब उसमें से भी 50-60% स्टैटिक ही होता है वो, बट वो न्यूज़ में चल रहा होता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि वो करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, और फिल्म्स की एक टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है फॉर फिल्म्स, पीटी 365। अगर आपने मंथली पढ़ा है तो आप मंथली ही रिवाइज करोगे, अगर मंथली नहीं पढ़ा है तो फिर पीटी 365, ओके। और आपके जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है, स्पेशली पॉलिटी, एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर एंड कौन सा जो था एंशिएंट इंडिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट से वो टर्म्स आती है, आजकल एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आपने देखा होगा पिछले 2 साल में एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर पे लगभग 15 क्वेश्चन डाले उन लोग सब्जेक्ट्स, तो एंड पॉलिटी पे तो मतलब मिनिमम से मिनिमम 50 क्वेश्चन आएंगे। एनवायरनमेंट पे भी, एनवायरनमेंट में आप करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना, बिकॉज वो टर्म जोन्स आती है, जैसे कॉप 28 हो रहा है, चल रहा है, हाँ, तो उनमें उसमें जो भी आउटकम्स है, या कॉप 27 में क्या क्या आउटकम्स थे, इवन 26 का भी देख लेना, तो ऐसे ही फिर यूएनईपी के वो रिपोर्ट्स देख लेना, बाकी ऐसे ही। तो एनवायरनमेंट ज़्यादा करंट अफेयर्स बेस्ड ही होगा। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सबसे अब यहाँ पे थोड़ा सा कश्मीर बेस्ड भी कभी हिस्ट्री में क्वेश्चन आएगा या इकोनॉमी में क्वेश्चन आएगा, सेम प्रिपरेशन सेम। अगर कोई हमें बोलना ठीक नहीं रहेगा, अगर कोई कश्मीरी होता ना जेके बेसिक जैसे देवा साहब का, तो उनके जो पेपर्स होते थे वो थोड़े से कम स्टैंडर्ड के होते थे और रीजनल क्वेश्चन ज़्यादा होते थे, बट जब से व्यास शर्मा सर आए, उसके बाद सतीश चंद्र सर, उसके बाद तो ये अब इसको ना मतलब होमोजेनाइज कर दिया है, तो पेपर्स मुझे लगता है बाहर ही सेट होते हैं, तो और वो ऑल पेयर्स आर करेक्ट, तो वो इन्होंने कॉपी किया यूपीएससी से, तो मुझे लगता है कि सारा आप सेम ही हो रहा है। सर एक क्वेश्चन है मेरा कि आई एम फुली प्रिपेयर्ड जो पुलिस के लिए मैं ठीक ठाक हूँ, लेकिन मेरे इसके लिए ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं है मेरी, क्या शुड आई गो? आपने ऑप्शन पढ़ा है उसके लिए? ऑप्शन पढ़ा है लेकिन रिवाइज नहीं किया, मतलब नोट्स बनाए मैं खुद से, बट आपको लगता है कि आप 4 महीने में जीएस 1 2 3 4 प्लस एसए प्लस ऑप्शन कर पाओगे रिवाइज, और साथ में अगर मतलब वो टेस्ट सीरीज भी लिखनी पड़े, आपको लगता है थोड़ा सा हार्ड होगा सर? इट विल बी डिफिकल्ट, बट मुझे मतलब जाना चाहिए सर एकेडमी के लिए, आई एम ए फ्रेशर। आप फ्रेशर हो, डिग्री कब कंप्लीट किया? 2022 मैंने पहले ही बोला। अब अगर आपका मतलब आपको कॉन्फिडेंस है कि यू कैन
write your mains without fear. मतलब after preparing for 4 months after prelims. But अगर आपको लगता है कि नहीं होगा, फिर you should not go for. एडवाइस You should always be present, मतलब be fully prepared for mains. मेरा ये क्वेश्चन ये मतलब मेरा मानना ये है कि you should always be fully prepared for mains, not prelims. prelims तो ancillary है, prelims qualifying है. mains जो मैटर करता है वो mains है. तो जब आप मेंस के लिए तैयार हो तभी आप प्रीलिम्स का आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई करना आगे फ्रूटफुल रहेगा. ठीक है. तो Sorry for asking questions again. Sir, I also want to know about anthropology again. Sir, what was your own strategy and resources regarding anthropology? Sir, either you studied from the online classes or by yourself? I consulted 2018-19 में मैंने कंसल्ट किया एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड विवेक पास में. उसके बाद आई अक्षय जैन की बुक, तो मैं दोनों को देखा. आपने नोट्स नहीं बनाए थे, आपने नोट्स मैंने इस बार बनाए चौथे टाइम. तो मैंने लकीमत तिवारी अक्षय जैन को मिला के उसको नोट्स बनाए. लकीमत तिवारी के नोट्स और अक्षय जैन की जो बुक है, हाँ इंस्पायर्ड. Sir, have you had some studies? मैंने ऑप्शनल की कुछ नहीं किया. मैं गया था दिल्ली 2019 में गया था. मैं जब मेंस लिखा था मैं जामा मिलिया गया था. मैंने कोचिंग नहीं की उधर. जामा मिलिया रेजिडेंसी में था 3 महीने. फिर कोविड हो गया, फिर वापस आना पड़ा. ऑनलाइन मैंने पॉलिटी के लिए कोचिंग ली है ऑनलाइन शुभ्रा रिजल मैम के पास. तो उन्होंने पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस में, बट वो 2018 में था. Sir, you didn't mention about CSAT anything. सीसैट मैं यूपीएससी में 4 बार सीसैट में फेल हो गया. उन वो 4 अटेम्प्ट्स में 2 बार जेएस पास था मेरा. That your first CSAT? सीसैट जेकेपीएससी का डिफिकल्ट नहीं होगा. आप कॉम्प्रिहेंशन पे थोड़ा सा फोकस करो और रीजनिंग पे. अगर किसी का मैथ ठीक नहीं है वो रीजनिंग पे और कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करो तो इजीली डुएबल है. बट अगर कोई जेकेएसएसबी के लिए क्वांट जिसने पढ़ा है, बैंकिंग के लिए पढ़ा होगा, तो वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी पढ़ो. उस पर इतना डिफिकल्ट नहीं होगा. जेकेपीएससी का नहीं होगा डिफिकल्ट. आई बिलीव उसका डिफिकल्ट नहीं होगा. अगर डिफिकल्ट होगा तो लाइफ काफी है. फिर कट ऑफ भी 30-40 में होगा, क्योंकि लास्ट ईयर 40 कट ऑफ हुआ था ओपन का. 41 हुआ था कट ऑफ. सर आपने यूपीएससी के भी अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं, जेकेपीएससी के भी. सर फेलियर भी देखा हुआ है. सर आपने उस फेलियर को टैकल कैसे किया सर? लाइक मोटिवेट कैसे रहे आप ना स्टे फॉर? इंटरनल मोटिवेशन इंसान को मिलनी चाहिए, वो होनी चाहिए. इंटरनल इफ यू वांट टू डू एनीथिंग यू शुड बिलीव दैट यू कैन डू इट. अगर आप खुद पे यकीन नहीं करते हो कि आप कर सकते हो ये, तो फिर आपको कोई और यकीन नहीं दिला सकता है कि आप ये कर सकते हो. तो सोसाइटी टॉक्सिस मिलता है ना कि लाइक इससे नहीं हो पा रहा है, यही नहीं कर पा रहा है सर. नहीं, मुझे ये कभी फील नहीं हुआ. मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे यही लग रहा था कि इट्स नॉट माय डे टुडे. तो नेक्स्ट टाइम आई वुड नेवर हैव क्विट. अगर मैं आज भी फेल नहीं होता, मेरे फिल्म्स का फॉर्म भरा था, फिल्म्स देना था. तो वो मोटिवेशन होनी चाहिए, इंटरनल मोटिवेशन कि आप क्या करना चाहते हो. मुझे नहीं थी ज़रूरत, मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, मतलब वेल पेड जॉब है. बट आई वांटेड टू डू इट फॉर माई, मतलब अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, अपना कैरेक्टर या खुद को डेवलप करने के लिए, अपने घर वालों की खुशी के लिए. घर वालों की खुशी इज ऑल्सो मतलब बिग मोटिवेशन है ना. और सोसाइटी में रिस्पेक्ट वो भी एक, मगर मेरे लिए वो मोटिवेशन नहीं थी. मेरे लिए मतलब मैं खुद के लिए करना चाहता था. मैंने खुद के लिए किया है. मैं किसी को, अपने पेरेंट्स को भी कुछ नहीं दूंगा. वो भी यही बोल रहे हैं कि यार कोई भी आपको यही बोलेगा कि यू कैन, मतलब यू विल नॉट गिव देम मतलब एनीथिंग एनी टाइम. बट ये है कि उनकी सेटिस्फैक्शन, उनकी जो सेटिस्फैक्शन होती है वो मैटर करती है. आपको एक तो अंदर से आवाज आनी चाहिए कि आई वांट टू डू दिस, आई विल डू दिस, आई बिलीव आई कैन डू दिस, यू विल डू दिस. ठीक है. जो बोलेगा कि मतलब मैं एक बार फेल हो गया, दिस नॉट माय कप ऑफ टी, तो वो तो नहीं कर पाएगा. फिर उसके वो 2 साल ज़ाया हो गए. मतलब अल्लाह ताला का लाभ और एक किस्मत भी होनी चाहिए. मैंने निकाह इसी साल किया और 4 महीने पहले, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि किस्मत खुल गई शायद. अल्लाह ताला ने बरकत मिल गई. मे बी अल्लाह ताला वाज वेटिंग फॉर दिस थिंग ओनली. दिस आप नहीं करेंगे, आप अभी छोटे हो. नहीं कोई दे नहीं देखो नहीं कोई, मतलब बहुत सारे होते हैं जिनको 42 की एज में भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है. बट फिर मेरी मतलब मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने लिखा हुआ होना चाहिए. तो आपकी किस्मत से बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा. यू कैन ओनली डू, ऑल यू कैन डू इज गिव योर 100% एफर्ट विद कॉन्फिडेंस. खुद में मतलब वो रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है कि आई कैन डू दिस. अगर आपने एक अटेम्प्ट में गॉड फॉरबिड फेलियर देखने के बाद बोला कि नहीं आई कैन नॉट डू दिस, देन यू आर नॉट स्ट्रांग इनफ. आप में वो विल पावर नहीं है. बट होता है सर समटाइम्स लाइक फीलिंग डिमोटिवेशन, मूड स्विंग. बट उससे मतलब उस फेलियर से फिर रिबाउंड करना, दैट इज द सक्सेस ओनली ना. सक्सेस इज नॉट ओनली मटेरियल सक्सेस. का आपने ये एग्जाम क्वालिफाई किया,
आपको मतलब जैसे वो आमिर खान बोल रहे हैं एक्सलेंस मतलब उसके पीछे भागो ना, मतलब बोलो कि मतलब नो नथिंग और नोबडी कैन मतलब ब्रेक मी और मेक मी, ओनली आई हैव द एबिलिटी, आई हैव द एजेंसी टू मेक मी और ब्रेक मी। सिर्फ मुझ में वो सलाहियत है कि मैं खुद को बना भी सकता हूँ और बिगाड़ भी सकता हूँ, और बिगाड़ते भी हैं बहुत सारे लोग। ऑलमोस्ट 15% ऑफ पॉपुलेशन इज इंडल्ज इन ड्रग्स इन जम्मू एंड कश्मीर। मतलब 15 लाख बच्चे जो वो कौन से ड्रग्स हैं, जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं। 15% इज नॉट अ जोक, मतलब 1.3 करोड़ पॉपुलेशन में से 15 to 16 लाख बच्चे जो है वो ड्रग्स में मुलव्वस हैं। दे हैव द एबिलिटी टू ब्रेक और मेक देयर लाइफ। आप में भी एबिलिटी है कि यू कैन मेक योर लाइफ, यू कैन मेक योर लाइफ ग्रेट। एग्जाम पास करना इज नॉट अ ग्रेट लाइफ। ग्रेट लाइफ इज व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ, यू बिलीव दैट यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, तो फिर ही आप कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं करोगे।